स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। 7 क्लास के एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं। आज इसी क्रम में लेसन नंबर 5 यानी जल को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने 4 लेसन में वायु को कंप्लीट किया था। आज उसके आगे जल का टॉपिक है, आज इसे भी समाप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो हम पिछले क्लास से करते आ रहे हैं, जैसे कि नोट्स बनाना, की पॉइंट को हाईलाइट करना। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। जल जल के बारे में क्या बता रहा है यहाँ पे? जल के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में एक चित्र बनता होगा। किसका? जैसे नदी का, जलप्रपात का, और किसका? वर्षा की जो बूंदें जो आती है उसका, जो आपके घर में नल है उसका भी चित्र बनता होगा, इत्यादि इसी प्रकार का चित्र आपके मनोमस्तिष्क में बनता होगा। बच्चे क्या करते हैं इस समय? गड्ढे होते हैं, वहाँ पे जल जमा हो जाता है तो बच्चे कागज़ का नाव बना करके क्या करते हैं, वो खुश होते हैं। दोपहर तक वो पानी गायब हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि पानी कहाँ चला गया। तो गुरु, टीचर, बड़े व्यक्ति उन्हें समझाते हैं जो सूर्य का ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और यही ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। बच्चों को ये समझाया जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा आपने? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र किसे कहते हैं? आप लिखेंगे परिभाषा। जल चक्र किसे कहते हैं? परिभाषा लिखें। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। जल चक्र का पहली अवस्था क्या है? जल चक्र का पहली अवस्था क्या है? तो बाष्पीकरण। क्या है? बाष्पीकरण। दूसरा क्या है? संघनन। तीसरा क्या है? बादल। चौथा क्या है? वर्षण। तो सवाल यहाँ से बन सकता है, जल चक्र का पहली अवस्था निम्नलिखित में से जल चक्र का पहली अवस्था कौन सा है? ऑप्शन रहेगा वाष्पीकरण, संघनन, बादल, वर्षण। सभी हैं वाष्पित। ये जल चक्र का क्या है आपका? प्रकार ही है, परंतु पहली अवस्था कौन सा है? तो वाष्पीकरण है। एग्जाम्पल ये याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि हमारी पृथ्वी क्या है? थलशाला के समान है। थलशाला क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे फिगर में। एक जार दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे आप बिल्कुल देख लेंगे। ये आपका क्या है? जार है। ये क्या है? आपका जार है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा में कर रहे हैं खेत की सिंचाई करने में, हो सकता है वो जल सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ बहता हो? अमेजन नदी में। तो इसे नहीं लिखना है। अब जो मैंने लिखवाया था जल चक्र की पहली अवस्था क्या है, अब वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं? अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं? तो कौन कौन है? नदी है, ताल है, सोते यानी झरना, हिमनद।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। तो इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको अ11 मैंने बता दिया है। अ11 का एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, तो आप लवणीय का एग्जाम्पल आप अच्छे से एलिमिनेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है आपका मैप है। तो आप इसे मैप को देख लेंगे, इसे एक बार बनाने का प्रयास भी करेंगे, ताकि आपको मैप यहाँ से आपको समझते हुए आना चाहिए। लगे तो मैं लिखा दूंगा। इसमें लिखाने वाली बात क्या है, जैसे कि उत्तर अमेरिका में कौन कौन सा नदियाँ बहती है, कौन सा झील है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, अफ्रीका में कौन सा है, एशिया महाद्वीप में कौन सा है, यूरोप में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है। तो आप विभिन्न महाद्वीपों को बारे में आप मैप में अध्ययन कर सकते हैं। इस मैप से आप यहाँ से तैयारी को अपना शुरुआत कर सकते हैं मैपिंग को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जल का वितरण। जल का वितरण क्या है कि जल कहाँ कहाँ सबसे अधिक है और कौन सा जल कहाँ पे पाया जाता है, यही यहाँ पे दिया है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी, कि जल जल जो है आपका 3/4 और 1/4 में क्या है, धरती है यानी पृथ्वी है। तो फिर भी जल की कमी क्यों होती है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप इसे जवाब देंगे। अब कह रहा है कि महासागर में देखिए जल कितना है, आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ से देखिए मिलान का सवाल आ सकता है, जोड़ी बनाने का सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से कहाँ पे पानी का मात्रा ज़्यादा है। तो आपको ऑप्शन याद रहेगा तो आप इसे आसानी से बना लेके चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप देख लेंगे। इसमें लिखाने वाली बात कुछ भी नहीं है, जो लिखाने वाली बात रहेगी मैं वहाँ पे बिल्कुल लिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या आप जानते हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, और इसे भी आप क्या आप जानते हैं, दोनों को आप बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे आप पढ़ते हुए चलेंगे। दोनों को, इस दोनों को आपको पढ़ते हुए चलना है इसे, ठीक है। चलिए, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है आप जानते हैं। प्यास लगने पर जल ही हमारा प्यास को बुझा सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल बात है, ऐसा सत्य भी लगता है कि हाँ भाई, पानी तो बर्बाद वास्तविक में हो रही है ना। तो चलिए आगे का बात हम करते हैं। अब देखिए महापरिसंचरण क्या बोल रहा है, महापरिसंचरण को हम पढ़ेंगे। महापरिसंचरण क्या है देखेंगे। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नमक, पुलीन पर नम बालू, पुलिन क्या होता है, तट पर। पुलिन का मतलब क्या होता है, तट पर। नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं। अगला टॉपिक आप लिखेंगे महासागरीय परिसंचरण। लिखेंगे महासागरीय परिसंचरण, लिखेंगे महासागरीय महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। तथा महासागर की गति को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, या फिर 3 प्रकार का होता है। महासागर की गति 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? पहला लिखेंगे तरंग, तरंग। दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा है आपका धाराएं।
देखिए, मैं इसे संक्षिप्त में समझा देता हूँ, मैं एक-एक करके पढ़ूँगा, परंतु शब्द अगर आपको क्लियर रहेगी तो आप डिटेल को आप अध्ययन मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, कभी भी आपने तालाब में या फिर कहीं आप घूमने गए हों तो आपने पत्थर मारा होगा, तो आप देखते हैं इस प्रकार से पानी में क्या लहर उठती है इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाती है? तरंग। पानी का ऊपर चढ़ना, इस प्रकार से फिर से गिरना, फिर चढ़ना, फिर गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। यानी पानी का ऊपर चढ़ना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। ये लगभग दिन भर में 2 बार होता है। ऐसा क्यों होता है? ज्वार भाटा क्यों आता है? हम इसे विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। धारा क्या होता है? धारा क्या होता है? जल का जो बहना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? आगे कह रहा है तरंगे। तरंगे किसे कहते हैं? यहाँ क्या बता रहा है? तरंग। तो हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में। यहाँ कह रहा है तरंग, है ना? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं? इससे अच्छा परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे आप नोट कर लेंगे, लिखेंगे तरंग किसे कहते हैं, यहाँ से आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तरंग किसे कहते हैं आप इसे नोट कर लेंगे। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, इन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग कहते हैं। यहाँ क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। अब देखिए, तरंग उत्पन्न होने का कारण क्या है? सवाल बन सकता है कि तरंग उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्योंकि समुद्री सतह पर पवन बहती है। समुद्री सतह पर क्या होती है? पवन बहती है, इसीलिए तरंग उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, तरंग किसे कहते हैं? तरंग उत्पन्न होने के कारण क्या है? पवन। तरंग उत्पन्न होने के कारण क्या है? पवन है, पवन है, पवन है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी हो जाती है। याद करेंगे इसे आप। समुद्री सतह पर पवन चलती है तब तरंग उत्पन्न होती। जितनी बड़ी पवन चलेगी, जितना तेज पवन चलेगी, उतनी बड़ी ही तरंगे उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती। क्या बता रहा है? तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी किसे कहते हैं? इसे यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तरंग। इसके परिणाम स्वरूप किसे क्या 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 कहते हैं? हम उसे सुनामी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख लेंगे, सुनामी कहते हैं। इससे अच्छा परिभाषा आपको सुनामी का कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, सुनामी क्या है? एक जापानी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। सुनामी क्या है? जापानी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। याद करेंगे। कह रहा है कि अब तक, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा चुभ रही है आंखों में। यहाँ क्या बता रहा है? अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापा गया है। देखिए,
कितनी लंबी तरंगे उठी होगी? ये तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार, क्या बोल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट क्या हुआ था, डूब गया था। याद रखेंगे, द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब देखिए, जिसको इंदिरा पॉइंट नहीं पता है कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुनामी का तांडव। देखिए, अगर जिनको आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा, भुज के बारे में मैंने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, चक्रवात के बारे में मैंने पढ़ा था। आज यहाँ पे क्या दिया है, सुनामी, पृथ्वी का तांडव। अगर जिन व्यक्ति को, जिन स्टूडेंट को अगर सच में डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार करना है तो आप इसे अवश्य पढ़ेंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जो जो आपने भुज का पढ़ा, उड़ीसा वाला चक्रवात का जो आया था, चक्रवात जो उड़ीसा में आया था 2000, जो बहुत ही भयावह स्थिति था, भुज के बारे में मैंने पढ़ा। और सुनामी आज का ये टॉपिक है जो है, उसको रिवाइज कर लेंगे और इसे भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो इसे हम नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, और ऐसे आप लोग इसको पढ़ लेंगे, केस स्टडी है। चलिए आगे टॉपिक क्या है यहाँ पे, बस वही केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है ना। अब है ज्वार भाटा। तरंग किसे कहते हैं, तरंग उत्पन्न होने के कारण क्या है ना, तो मैंने सब लिखवा दिया है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं देखेंगे, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। परिभाषा लिख लेंगे, ज्वार भाटा का क्या होता है। ज्वार भाटा का परिभाषा लिख लेंगे, इससे अच्छा आपको परिभाषा किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। चलिए लिख लिए होंगे परिभाषा इसका। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा। मैंने कहा था तट का पानी को जो होता है इस प्रकार से उठना ज्वार कहलाता है, और फिर नीचे आ जाना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है आपको, पढ़ेंगे इसको। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे क्यों आते हैं, पहला पॉइंट आपने लिखा ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा क्यों आते हैं। दूसरा पॉइंट, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसे नोट करेंगे, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा क्यों आती है। यहाँ पे लिखा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आती है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल जो होता है चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। मेरी बात गौर से सुनेंगे, ज्वार कब आता है, ज्वार किसे कहते हैं, पानी का ऊपर चढ़ना ज्वार। तो ये कब होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के नज़दीक होता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं।
मेरी बात समझना, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या होता है, एक सिध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। सभी लाइन महत्वपूर्ण है, सभी लाइन महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के नज़दीक होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकर्षित होता है, तो उच्च ज्वार आते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य अमावस्या के दिन एक सिध में होते हैं तो बृहद ज्वार आते हैं, बृहद ज्वार आते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय बल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। चलिए, निम्न ज्वार भाटा कब आता है, आप इसे गौर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वार, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। अब देखिए ज्वार का महत्व, ज्वार भाटा का महत्व समझा रहा है, ज्वार का महत्व समझा रहा है कि ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। पहला पॉइंट, ज्वार से क्या होता है, ज्वार का महत्व क्या है, नौ संचालन, बड़े जहाज़ों को तट पर लाने में आसानी होती है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। दूसरा महत्व है ये, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। अगला क्या है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती है। ठीक है, कहाँ आ जाती है, तट पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के क्या होता है, मछली आसानी से पकड़ लेते हैं। उसको क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। तो ज्वार से क्या क्या महत्व हो गया, आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, कहाँ पे नोट, हेडिंग क्या डालना है, ज्वार का महत्व। तो आप लिखेंगे ज्वार का महत्व क्या है, नौ संचालन में सहायक होता है, मछली पकड़ने में सहायक होता है ना। अगला क्या है कि जब ज्वार भाटा होता है तो जब उतार चढ़ाव का जब होता है, अगर टरबाइन लगा दिया जाए तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। तीसरा महत्व, विद्युत उत्पादन के लिए करने में उपयोग किया जा सकता है। तो ज्वार भाटा का महत्व मैंने बता दिया है। आगे पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या है, तो देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। क्या बोल रहा है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है। पहला पॉइंट, धाराएं किसे कहते हैं, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती है, यानी विषुवत रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे आपका गर्म जल धारा मिलता है जो ध्रुव की ओर प्रभावित, मतलब ऊपर की ओर जाती है, ध्रुव की ओर जाती है। और ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से धाराएं, शीत जल धाराएं कहाँ, निम्न निम्न उष्णकटिबंधीय की तरफ आते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं, लेब्राडोर क्या है, शीतल ठंडा जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है।
गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में क्या होता है, सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। याद रखेंगे, गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा जहाँ मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, मछली पालन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जापान के आसपास का ऐसा क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसका उदाहरण है। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे धारा दिया हुआ है, आप इसे मैप में देख सकते हैं। मैप एटलस का ले लेंगे, हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी मीडियम का ले लेंगे, इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश मीडियम, जो सुविधा रहे आप लोगों को वो लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे, अब भी सही मैपिंग को आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं मैपिंग का क्लास भी लाऊंगा एक एक करके, क्योंकि मैं अकेला टीचर हूँ अभी। धीरे धीरे मैं टीचर को भी इस पर लाने का प्रयास करूँगी। मैम पढ़ा ही रही हैं आप लोग को साइंस, तो धीरे धीरे इस पर लोग आएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ कोहरा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे तो दिक्कत होगा ही ना। वर्षण क्या है, वर्षण क्या है आपको पता होना चाहिए। वर्षण किसे कहते हैं, ये बता सकते हैं वर्षण किसे कहते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जल के बाद क्या होता है, जल की द्रव अवस्था में होता है तो वो वर्षण कहलाता है। जल चक्र क्या है, आपने देखा ही, बाष्पीकरण, संघनन और बादल निर्माण, फिर जलाना वर्षा के रूप में। अगला क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाला कारक गति, वायु की गति। अगला क्या है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, तो भूमध्य रेखा है, तापमान है इत्यादि। ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है, तो दिन भर में 2 बार उच्च और नीचे होना, जल का ऊपर उठना, जल का नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कैसे उत्पन्न होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। महासागरीय धाराएं क्या है, तो ये आप पे छोड़ता हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। अभी जस्ट हम पढ़े हैं महासागरीय धाराएं क्या है। तो चलिए कारण बताइए, अगला पूछ रहा है। अगला क्या पूछ रहा है, कारण बताइए। तो आप बताते चलिए कारण क्या है। अगला हम सवाल देखते हैं। कह रहा है यहाँ बता रहा है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार घूमता रहता है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है, तो जल चक्र। सामान्यतः गर्म जलधाराएं कहाँ मिलती है, तो भूमध्य रेखा के निकट। दिन भर में 2 बार महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा मिलान इसमें। तो मिलान क्या होगा आपका, ये ठीक है, सभी एक दूसरे से सामने सामने है, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इसे पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जहाँ दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों से एक मतलब एक मेरा राय है, उसे आप लोग फॉलो कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि जो 7th क्लास का जो NCERT में पढ़ रहा हूँ, तो सारे जब ख़त्म हो जाएंगे, सारे लेसन सब खत्म होंगे, तो मैं सारे लेसन्स का क्या करूँगा, MCQ बनवा करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर एक ही दिन यूट्यूब पे ला करके मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा किस तरीके से आपको चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पे चाहिए या फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए किस प्रकार से आपको सुविधा है, तो मैं उसी अनुसार से चलूँगा। और हाँ, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।